अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुरानी तरकीब में हम हाजिर हैं। बात यह है कि इस लाइव प्रोग्राम में आज हम थोड़ा सा इकोनॉमिक को जो है हम डिस्कस करेंगे। गो के मुल्क के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की अपनी जो सियासी और माशी हैसियत है वो बहुत माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखते हैं। आज भी स्टेट बैंक की जो फॉरेन एक्सचेंज की जो एक प्रेस रिलीज आई उसमें बताया गया कि जनाब 21 अरब डॉलर से ज़्यादा के आपके ज़रिए मुबादला हो चुके हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि स्टॉक एक्सचेंज, आज स्टॉक एक्सचेंज जो है 1,72,000 पॉइंट्स पर जो क्लोज हुआ, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की जो तेज़ी है उससे अंदाज़ा होता है कि जो ताजिर हैं, सनतकार हैं या जो सरमायाकार हैं उनकी अपनी जो दिलचस्पी है पाकिस्तान की मईशत पर या कारोबार के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितनी ज़्यादा संजीदा है। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स की जो एक रिपोर्ट आई उसके मुताबिक ये है कि महंगाई की कीमत में कमी हुई है, यानी कि 2.8% पे महंगाई इस वक्त है। सब्जियों के रेट, चीनी के रेट, इसमें कमी वाक़ई हुई है और दीगर तमाम अशिया में जो है रेट में कमी वाक़ई हुई है। 2.8% की उन्होंने कहा है कि ये महंगाई की शरह है। मैं समझता हूँ तारीख की सबसे कम तरीन सतह है ये। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की अपनी मईशत जो है वो बेहतर है। स्लोली सही, आहिस्ता ही सही। हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF के मुख्तलिफ प्रोग्राम की जो सख्तियाँ हैं उनको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम उनको बर्दाश्त करते हुए उनकी पॉलिसीज़ पर अमल करते हुए जो है हम आहिस्ता आहिस्ता रवा दवा हैं। मई में जो जंग हुई मुबारका हक की, बयानुल मरसूस की, उसके बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बुलंदी बख्शी और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक, जिसमें तमाम आप बर आज़म ले लें, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक चले जाए, अफ्रीका तक चले जाए, पाकिस्तान का झंडा बुलंद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी किया यकीनी तौर पे जो है वो मुल्क के लिए मस्बत है। माजी के मुकाबले में जो मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि उसके इत्तेहादी है, इनके रवैया कुछ माजी के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान की माशी हैसियत को मुस्तहकम करना आई थिंक सो के बहुत बड़ी बात है। हमने ये देखा कि ताजिर और सनतकार जो हैं वो थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उनकी थोड़ी सी शिकायतें हैं। इसके अलावा उनकी जो अपनी शरह सूद है, शरह सूद में जो 11% था उसमें मौजूदा महीने जो है वो 50 बेसिस पॉइंट कम करके 10.5% किया गया। उस पर थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पानी, तवानाई की कीमतों में थोड़ी सी जो है वो उनकी जो कीमतें हैं, बिजली की कीमतें जो हैं, गैस की, उनमें थोड़ा सा उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मजमूई तौर पे पाकिस्तान की बरामदात में 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, लेकिन अमेरिका ने हम पे सबसे ज़्यादा कम टैरिफ 19% लगाया, लेकिन अभी तक हम उसको पूरी तरह हम अवेल ना कर सके। लेकिन फिर भी बहरहाल हम जितने भी कर रहे हैं वो बेहतर है। और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस सबसे ज़्यादा जो मुतासर है वो दहशतगर्दी की वजह से। उस दहशतगर्दी की कार्रवाई की वजह से जो बैरूनी सरमायाकार है वो है आने से डरता है, और हुकूमत की जानिब से अगर दावा है कि बैरूनी सरमायाकार आ रहे हैं तो ये गलत है। बैरूनी सरमायाकार उस वक्त तक नहीं आएंगे आपके पास जब तक कि उनके दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, आपके जो पॉलिसीज़ है वो बेहतर नहीं हो जाती, आपकी जो करप्शन का जो दौर है पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म नहीं हो जाती। उस वक्त तक बैरूनी सरमायाकारी की हम तवक्को कम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं माजी में भी कहता रहा हूँ कि हमारे अपने मकामी सरमायाकार आगे क्यों नहीं आते। वो एक कंसोर्शियम बनाए, कंसोर्शियम बना के जितने भी कौमी इदारे हैं इनको ख़रीदें जो हुकूमत बेचना चाहती है। और यकीनी तौर पे एक बहुत खुशहाइंद बात है कि 2025 में ही दिसंबर के महीने में आज से 3 रोज़ कबल जो है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मकामी सरमायाकारों ने जो है वो ख़रीदा, आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम, जिसमें फौजी फाउंडेशन भी शामिल है, दीगर कंपनियां भी हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। तो आज हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि SMEs या लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसके उनमें क्या प्रॉब्लम है, या 2025 का साल जो है वो कैसा गुजरा इकोनॉमी के तौर पे भी। तो आज हमने एक जो मेहमान बुलाया है अपने स्टूडियो में वो हैं जनाब अतीक मीर साहब हैं, जो कि सदर हैं ऑल कराची ताजिर के, और एक SMEs में, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में एक बहुत ही मजबूत निगाह रखते हैं, मजबूत बयानियाँ हैं इनका। तो आज हम इनसे पूछेंगे। इसके अलावा कॉल पे भी मेरे साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान हनीफ होंगे। इसके अलावा मुआशी तज़कियाकार अतीकुर रहमान साहब भी होंगे। तो हम आज मैं चलता हूँ जनाब अतीक मीर के साथ और अतीक मीर साहब से पूछते हैं कि आज के जो 2025 मेरा ख्याल में 2-3 दिन ही रह गए हैं, आज 26 दिसंबर है, कैसा रहा?
देखिए, मैं अभी आपका तो सुन रहा था, आपने जो चीज़ें बयान की वो हुकूमती दावे हैं, और हम कभी भी आदाद व शुमार की बुनियाद पर बात नहीं करते। देखिए, आदाद व शुमार अगर ये कहते हैं, रिपोर्ट्स अगर कहती हैं कि सब कुछ बेहतरीन है, हकायक अगर कहते हैं या हकायक उसके नफ़ी करते हैं, तो फिर हकायक को तस्लीम करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ 2025 को अगर हम समझे तो चंद सालों से पाकिस्तान की तरक्की का ग्राफ जवाल पजीरी की जानिब स्टेबल हो चुका है। ठीक है, यानी यानी वो मजीद गिरने से बच गया है, गिर नहीं गई। हाँ। यानी उसका ग्राफ मुसलसल नीचे की तरफ है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। कहीं हम समझे कि बेहतरी है। आपने भी महंगाई की बात की। देखिए, अगर महंगाई को देखें, कौन सी चीज मुझे बता दें, महंगाई और अशिया की कीमतों का कम होना, दोनों में एक वजह है कि जब आप देखते हैं कि तेल की कीमत बढ़ती है, बिजली महंगी होती है, गैस की कीमतें बढ़ जाए, रॉ मटेरियल पर टैक्स लग जाए, तो अशिया की कीमतें बढ़ती हैं। तो क्या मुझे पता है बिजली सस्ती हो गई पिछले सालों में, इस साल या गैस की कीमतों में कमी आई, या बताए पेट्रोल की कीमत कम हुई, डॉलर नीचे आया, तो फिर कीमतें कैसे कम हो गई? तो ये हकायक को अगर देखें, असबाब को अगर देखें, तो मैं समझता हूं कि 2025 ने हमें जो मुश्किलात दी हैं, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, कारोबार के ग्राफ की जवाल पजीरी की सूरत में, मैं मार्केटों में बैठा हूं, मैं जिससे सन्नाटे आज भी देखता हूं, पूरा साल तकरीबन 60 से 70% मैंने ग्राफ नीचे गिरता हुआ देखा। लोग हैरान हैं, लोग हिरासा हो गए। आपने 35 मुल्कों के दौरे किए और आपने कहा कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आएंगे, टर्की के लोग से MOU साइन हुआ, चाइना के लोग आ रहे हैं। अभी आपने ये बात दुरुस्त कही कि ये हुकूमती दावा गलत है। 82% मुकामी सरमायाकारी, गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी वाक़ई हुई। तो मुझे बताइए कि अपने लोग यहाँ से अपने कबूतर उड़ उड़ के जा रहे हों, तो दूसरे कबूतर आके हमारी मचान में कैसे बैठेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल देख रहा हूं कि हमारे जो स्किल्ड है वो धड़ाधड़ इस मुल्क से फरार हो रहा है, और जो सरमायाकार है उसे पैसा रोक दिया है। ताजिर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने कारोबार को बढ़ा सके, हत्ता कि स्टॉक डाल दुकानों में भरने के लिए उसके पास सरमाया नहीं है। फैक्ट्रीज को देखें, धड़ाधड़ मजदूर छाट रहे हैं। अब वो लोग कहां जा रहे हैं? उनके पास कोई नौकरी नहीं है। आप मुझे कहें कि ये मैं आपको 2 आदमी देता हूं, कहीं नौकर रखवा दें, बड़ी तगदो के बाद शायद कहीं उन्हें कोई हल्की फुल्की जॉब मिल जाए। वरना आप देखें, कोई कैसा डिग्री होल्डर हो, कैसा कोई स्किल्ड हो, उसको जॉब नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हुकूमत ने जितनी कुछ कहा है, ये सिर्फ एक महज एक दावा है, ये सब लफ्जी मतलब आदो शुमार के गोरख धंधा है, आदाद शुमार का गोरख धंधा है। हकायक अगर मार्केटों में आके देखें तो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। आप यूं समझ लें कि जैसे हुकूमत कहती है कि ये जो वेंटिलेटर पे मरीज है, ये सांस ले रहा है, ये बच गया है, तो फिर वेंटिलेटर पे क्यों है? आप कहते हैं हमने मैशियत को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन ताजरों को डिफॉल्ट होने से नहीं बचा सके। हमें ऐसी मैशियत के डिफॉल्ट होने से बचने का फायदा तो हो। सही कह रहे हैं कि आज धड़ाधड़ लोग किराया मुश्किल हो गया, बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं, सारा शहर लोड शेडिंग की जद में है, जिसके असरात देखें, छोटे कारखाने सारा सारा दिन बंद रहते हैं। पहले लोड शेडिंग अब फीडर की बुनियाद पे होती थी, अब वो कुंडा ही हटा देते हैं उस इलाके का, 3-3 दिन तक लोग बिजली का इंतजार करते हैं। लोग अगर बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे, अगर लोग बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे, कुंडे लगा के बिजली लेंगे, तो फिर बिजली कंपनी क्या करेगी? लोग अगर वो ईदी सेंटर तो नहीं है ना वो, जब लोग सख्त खो देंगे। देखिए इसमें ये बात दुरुस्त रखे कि जो बंदा बिजली का बिल देता है वो कभी भी लोड शेडिंग पे रोड पे नहीं आता। रोड पे वही लोग आते हैं जो कि कुंडे लगाते हैं या बिजली का बिल अदा नहीं करते। ऐसा नहीं है। देखिए
30% लोग कुंडे लगाते हैं मजमूई आदाद शुमार के बाद। 70% तो बिल देते हैं, फिर उनकी बिजली क्यों बंद होती मेरा है? ख्याल है कि सर आपको तहकीक थोड़ी सी छोटी यहाँ पर मैं माजरत के साथ आपको इंटरवेन करूंगा कि गलत कह रहे हैं आप। 60% लोग कुंडा लगा रहे हैं। आप चले जाएं कराची के जितने भी मजाफात में चले जाएं, इंडस्ट्री चले जाएं, छोटी यूनियन चले जाएं, इवन कि पोश इलाके में लोग कुंडे लगा रहे हैं, उससे एसी चला रहे हैं। अब ये बात है कि जो कुंडे लगा चले परसेंटेज में 60 और 30 की बात है। मेरी बात सुने, ये बात है कि अगर वो कुंडे लगा रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट जो है कंपनी के लोग कर रहे हैं। मैं वो भी नहीं कहता कंपनी के लोग कर रहे हैं। मुझे अगर कोई चोरी का माल ऑफर करेगा और मैं वो खरीद लूं तो मैं कहूं कि वो जो चोर से मैं तो खरीदा है, मेरा तो कसूर नहीं है, मैं खरीद कर चोर। यही बात है। अब अगर कस्टम वाले किसी मार्केट पे छापा मारते हैं, या कस्टम वाले या एफबीआर वाले, या कस्टम की बात करते हैं, एफबीआर को छोड़ दें आप, तो सवाल ही पैदा होता है कि उसके पास स्मगलिंग का माल होता है तो वो छापा मारते हैं ना। तो चोरी का माल खरीदा है तो फिर जवाब देना पड़ेगा ना आपको कि कहां से आया है ये। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो इसमें तय है, मैंने खुद देखा कि भाई लाइन लॉसेस वो क्यों बर्दाश्त करेगा, वो भी तो निजी कंपनी है, वो भी तो कारोबार कर रहे हैं। वाई? देखिए, असबाब को भी तलाश करना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। मैं 10 साल से ये बात चिल्ला रहा हूं कि जिस तेजी के साथ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, एक वक्त आएगा मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए इसकी अदायगी मुमकिन नहीं रहेगी। अगर हालात बेहतर होती, मुआशी सूरत हाल बेहतर होती, लोगों के पास अच्छी नौकरियां होती, तो फिर वो सर्वाइव कर जाते मीर साहब। लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रही है, कारोबार का ग्राफ गिर रहा है। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद अतीकुर रहमान साहब, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक रखते हैं और माशी तजज़ियेकार भी हैं। मैं आपके साथ मौजूद है अतीक साहब? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आता हूं आपकी तरफ। अगर एक सवाल जरा मैं अतीकुर अमीर साहब से कह दूं, मुझे ये बताइए, बिजली की कीमतें बढ़ रही, बिजली की कीमतें बढ़ रही ना, फ्रिज के कारखाने बंद हो गए, एसी के कारखाने बंद हो गए, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली चीजें हैं वो बंद हो गई। एसी की कीमत, 1 टन की एसी की कीमत 1.25 लाख रुपए की हो गई। 1 टन एसी की कीमत 1,20,000 30,000 रुपए हो गई। कौन खरीद रहा है? देखिए, अगर बिजली की कीमतें बढ़ गई, वो खरीदार भी लोअर क्लास तो नहीं है। अच्छा, आप चले मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मैंने सर्वे किया, जो खरीदार आता है मैं पूछता हूँ कहां से आया भाई, कोई कहता है मैं नाज़िमाबाद से आया हूं, कोई कहता है मैं न्यू कराची से आया हूं, अपर क्लास है या मिडिल क्लास तक की बात कर सकते हैं। अपर क्लास इंपोर्ट करता है। आपने कुंडों की बात की है, अपर क्लास इंपोर्ट करता है, वो लोकल मार्केट से नहीं खरीदता। अपर क्लास जितना भी वो इंपोर्ट करता है। जो लोअर क्लास में चले जाएं आप, क्या दुकानें बंद हो गई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की? देखिए, ये कोई मिसाल नहीं है, इसलिए कि अगर कराची की 4 करोड़ आबादी है जी जी, तो 4 करोड़ ने तो एसी नहीं लगाया हुआ ना। सर जी, आप मुझे नहीं पता कि आपकी कहां से वो है, मेरे साथ चले, मैं झुग्गियों में दिखाता हूं एसी लगे हुए जो कुंडे पे चल रहे हैं। चले खुदा करे ऐसा। कच्ची आबादी में एसी लगे हुए हैं, कच्ची आबादी में एसी लगा हुआ, हम कुंडे पे चल रहे हैं। देखिए, चोरी के ऊपर तो हर थाने में लगा तो भाई इलेक्ट्रिक क्या करेगी जब आप चोरी, आपकी दुकान से अगर कोई एम्प्लॉय चोरी करके चला जाएगा तो आप छोड़ देंगे उसको? एसी की खरीदारी पर आपने हाँ। ये तासुर दिया कि हालात लोगों के बेहतर हैं। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शोर ज्यादा होता है। अगर वो एसी खरीदता है और उसके बाद उसको चोरी या कुंडे पे चलाता है तो खुशहाली तो नहीं है ना। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं? जी बिल्कुल। हाईवे चले चले मेरे साथ, आज चले मेरे साथ, वहां बैठने की जगह नहीं मिलेगी, वो सारे का बिल्कुल नहीं, ये कल्चर तो है। 15,000 25,000 रुपए का खाना खा जाते हैं, लेकिन ये बिजली का बिल भरते हुए बिलाल भाई फिर भी ये मैशियत का हकीकी फेस नहीं है। मैं हकीकी मैशियत का हकीकी फेस मेरा कारोबार है। एक मुहावरा है कि हमारी हुकूमत जो है वो गरीब है और आवाम अमीर है। हमारी हुकूमत गरीब है, आवाम अमीर है, ये एक तासुर है। बहरहाल अतीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर कि आपने हमें ज्वाइन किया है। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर जी, अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि 2025 मुआशी तौर पे कैसा गुजरा, आप क्या कहेंगे? बिलाल भाई, मैं कुछ सिंबॉलिक बातें नहीं करूंगा, ये ट्रेडिशनल बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल हकीकतन आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ नजर आ रहा है वो ये है कि इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा नहीं था। बिल्कुल सही। कुछ अच्छी बातें भी सामने आई हैं, लेकिन बात सारी ये है कि अगर एक आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखें, ये मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉब्लम्स को देखें, तो वो बड़ी जोरों से हिट पे रहे और उनका प्रॉब्लम हैवी एनर्जी टैरिफ, जो हम सब कुछ कहते रहते हैं हर वक्त, मार्कअप का ना कम होना, पेट्रोल गैस का बढ़ना, ये सारा कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है उसकी वजह से वो ये हुआ है कि आप ट्रेड डेफिसिट पे रहे पूरे साल।
तजारती खसारा आपका जो है ना वो रूज पे रहा है। लेकिन आपकी अभी जो exports स्टेट ने बैंक डिक्लाइन हर कैटेगरी में दिखाई है। अभी तो स्टेट बैंक की अच्छी रिपोर्ट आई बात थी नहीं कि है। करंट अकाउंट खसारा जो है आपका, हम सरप्लस रहे हैं। सर वो डूलिंग है सर, वो ऊपर नीचे होता रहता है। यही मैं कहना उसमें भी चाह रहा आऊंगा आपको। हूं। अतीक साहब यही बात हो रही है की बात कि भी करूंगा आपके साथ। अतीक साहब ये बात नहीं होती कि मुस्तकिल जो है आप खसारे में जाएं, मुस्तकिल आप मुनाफे में जाएं, ऊपर नीचे मईशत में होती रहती। अभी जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई, आप सरप्लस में थे, करंट अकाउंट में आप सरप्लस में। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे सिंबॉलिक बातें नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जिन बातों की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूं उसमें से मैंने ये बेस बनाया है। आपकी जो पॉवर्टी लाइन है ना उससे आप बिलो चले गए। मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 47% पे चले गए। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था जो हर कैटेगरी में डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है हर मुल्क के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है। बिल्कुल। और काफी बड़ी तादाद में लोग शिफ्ट हुए, हमारा ह्यूमन कैपिटल 6 लाख 8 लाख इस तरह करके जो है ना हर साल, जिसमें स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, प्रोफेशनल सब शिफ्ट हुए, मुल्क से गए। अच्छा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी ऐसा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि अर्बनाइजेशन जो है ना, शहर की तरफ रुख करने का लोगों का जो म्यार है ना वो 88% है। रूरल से काफी शिफ्टिंग हुई है पॉपुलेशन की अर्बनाइजेशन पे, जो कि एक बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि हमारी जो रिजर्व्स हैं वो भी डिक्लाइन पे रहे, लेकिन अब थोड़ा सा आईएमएफ से लोन वगैरह आ गया तो कुछ बेहतर हो गए और फाइनेंशियल पोजीशन भी हमारी काफी कम रही। लेकिन साथ साथ जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो गरीब पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को शिफ्ट करो डायरेक्ट टैक्सेस पे, ताकि जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास है, वो उसकी सफरिंग जो है ना वो कम से कम हो सके। अभी बिजली के बिल पे बात हो रही थी और बहुत सारी चीजों पे बात हो रही थी। ये इंसान की जेब में पैसा ना होना और अनसस्टेनेबल बर्डन का इकोनॉमी पे हर वक्त रहना, ये इसकी सूरत हाल की तरफ इंडिकेशन करती है। साथ बहरहाल सूरत हाल ये है कि इसका सबसे बड़ा खमियाजा सैलरीड क्लास से भुगता है 38% का टैक्स देकर, और कॉन्टिन्यूसली 2025 में वो ये टैक्स देती रही। हालांकि इससे वादा होता रहा कि किसी न किसी तरह तुम्हारा टैक्स बर्डन कम किया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है 2026 में। और क्या करना है 2026 में वो बात की बात है, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2025 में हमारी रोबस्ट स्ट्रेंथ आई है $38 बिलियन की रेमिटेंसेस पे, जो कि इंडिकेट की जा रही है कि $41 बिलियन पे चले। डिफेंस पैक्ट्स भी हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन भी हुई है और ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। ये कुछ अच्छी बातें भी हैं जो सामने आई हैं, तो मिला जुला रुझान रहा है। लेकिन अगर इसके आप जिस तरह ट्रेड डेफिसिट की वैल्यूएशन निकालते तो अगर इसको देखें तो ज्यादातर इफेक्ट इकोनॉमी पे बहुत आया है और एक बर्डन रहा है इकोनॉमी पे, जिसको एक आम आदमी, एक ताजिर, एक मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ा शिकार रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इतनी बड़ी डिक्लाइन पे चली गई। देखिए जी, आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मेरी बात हुई थी एक्सपोर्टर से, तो उनका कहना यह है कि सबसे बड़ी बात तो ये जनाब के कॉस्ट ऑफ डूइंग, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से और टैक्सेस की वजह से जो है वो थोड़ा सा जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। 5 से 6 अरब डॉलर कहते हैं कि बढ़ी। देखिए ना, हमारे टैक्सेस तो मुस्तकिल बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ आपका जो लार्ज सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग का, वो सिर्फ टेक्सटाइल जो है वो कारकर्दगी दिखा रहा है। आपके दीगर जो है मतलब के सेक्टर हैं, वो सेक्टरों में थोड़ा सा सेक्टर आपका बेहतर रहा। फर्नीचर का सेक्टर आपका बेहतर रहा है। गो के चावल की जो आपकी बरामदात थी वो कम हुई, अफगानिस्तान की वजह से हुई कम, इसके अलावा कुछ दीगर वजूहात की वजह से, बात मैं मानता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर आप गुर्बत की बात करें तो क्या आज पाकिस्तान के अवाम के पास कुव्वत खरीद नहीं है? जी अतीक साहब। देखिए, जहां तक कुव्वत खरीद की बात है, जिसको आप बाइंग पैरिटीज बोलते हैं, वो काफी हद तक हिट हुई हैं। एक तबका है जो बाइंग पैरिटीज में बहुत आगे है, एक तबका है जो बिल्कुल सुस्त होके बैठा हुआ है। बात सारी है कि अगर इनको कंपेयर किया जाए तो बाइंग पैरिटीज और बाइंग पोजीशंस में काफी इफेक्ट आया है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने बोरोइंग को बहुत इंक्रीज किया है, और जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है, जो एक्सटर्नल है या डोमेस्टिक है, उनकी वजह से एक आम आदमी पे असर पड़ता है, उसका बर्डन आता है इनडायरेक्टली। मैंने हमेशा यही कहा है कि इंपोर्ट को कम किया जाए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। $38.57 बिलियन का हम देख रहे हैं कि स्वेल हुआ है, हमारी बड़ी है ट्रेड डेफिसिट,
विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के $60 बिलियन की तरफ जाना था, कहाँ हम इस तरह की पोजीशन में आ गए। इस तमाम चीजों का खमियाजा सिर्फ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स नहीं भुगत रहे, बल्कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ज्यादा भुगत रही है। और मैं समझता हूँ कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसे एसएमईज कहते हैं आप, वो तकरीबन बुश से गए, वो खत्म हो गए, दे आर स्लोली वैनिशिंग फ्रॉम द मार्केट। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इनको आने वाले दिनों में इनको सही किया जाए। देखिए, दुनिया में अपनी एसएमईज को अगर आप इंप्रूव नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इकोनॉमी की वायबिलिटीज और इंप्रूवमेंट और ग्रोथ एक ही शक्ल में होती है जो हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसियों के मुल्क या फार ईस्ट एशिया में देख लें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत है, हर एक ने अपनी एसएमई की ग्रोथ पर ध्यान दिया और मिडिल क्लास की सर्वाइवल को सस्टेन किया है। मैं उन मुल्कों का नाम नहीं लूंगा, अगर आप जाके वहां के लोगों से पूछें या वहां के एग्जाम्पल्स लें तो आप देखिए कि वहां का मिडिल क्लास आदमी बहुत सुरखरू है और वो उन परेशानियों में नहीं है जो कि अनसस्टेनेबल किस्म का बर्डन हमारे यहाँ अनकंट्रोल चला आ रहा है। तो हमें 2026 के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिसमें सबसे बड़ी स्टेप यही है कि हम अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री पे ध्यान दें, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना बंद करें, अपने मुल्क में बनाएं। पीआईए 135 अरब रुपए में फरोख्त हो गई। हम एक अरसे से चीखे रहते हैं कि जनाब अली की जो सरकारी इदारे खसारे में जा रहे हैं उनको फरोख्त करें और आखिर कर करके जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद जो पीटीसीएल आपके सारे बैंक्स वगैरह जो प्राइवेटाइज हुए, उसके बाद एक तवील अरसे के बाद जो है आज पीआईए जो कि एक सफ़ेद हाथी था आपके मईशत पे 135 रुपये में बिक गया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए कैसा है ये बहुत अच्छा इकदाम है और ये बड़ा बेहतरीन काबिल सताइश इकदाम है। ये एक एग्जाम्पल है उस चीज का जिसमें हमें IMF हमेशा कह रहा है और हम खुद भी सोचा है कि हमारी प्राइवेटाइजेशन की जो रफ्तार है वो इतनी सुस्त क्यों है, हमें इसको तेज करना है। देखिए, हमारे पास PNSE का एग्जाम्पल मौजूद है। नॉन लॉस मेकिंग एंटिटीज से हमें छुटकारा हासिल करना है। मेरे आपके टैक्सेस और मेरे आपकी जो रेवेन्यूज है उनको खा रही हैं। तो जो हम अपने टेंजिबल एसेट्स नहीं प्रोड्यूस करवा रहे, उसकी वजह यही है कि हम ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं उनको हम पाल रहे हैं। उनको हमसे छुटकारा हासिल करना है, उनको आगे बढ़ना है। आप देखिएगा इंशाल्लाह पीआईए बिल्कुल PNSE की तरह आगे जाएगी और आप देखेंगे कि दुनिया की वो उसकी जो खोई हुई साख है वो वापस आ जाएगी। हमें इस बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं कह रहा था, और इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने की बात करते हैं, वहीं पर हम ये बात भी कहते हैं कि हम अपने डेब्ट्स को, कर्जों को कम करें। अतीक साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा, अतीक साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा, हम आपसे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मुझे ब्रेक के बाद आएंगे। तो अतीक मीर साहब जो स्टूडियो में मेरे बैठे हैं, जो कुछ बातें उन्होंने की है उसका हम क्लियरिफिकेशन लेने की कोशिश करेंगे जनाब अतीक मीर साहब से। वेलकम नाज़रीन, पुराब दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं और वक़्त में जाने से कबल अतीकुर रहमान साहब जो कि माशी तज़कियाकार भी हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, वो भी मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब अतीक मीर साहब जो ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा SMEs के हवाले से मैं इनको समझता हूँ कि एक पूरी PhD है SMEs पे। ये SMEs की जो बात की अतीकुर रहमान साहब ने कि तकरीबन ख़त्म हो गई है, तो SMEs को जो ख़त्म हो गई तो आपके अपने मुतालबात क्या हैं जिसकी वजह से SMEs को जो है वो थोड़ा सा जो ढाढ़स मिल सकता है या उनका ग्राफ ऊपर जाए? देखिए, दुनिया भर में SMEs की बड़ी अहमियत है। इसकी वजह कि आप देखें, अक्सर आप नर्सरी में जाते हैं तो आपको छोटे गमलों में पनीरियां नजर आती हैं। बिल्कुल, वो पनीरियां पौधे बनते हैं, उसके बाद फिर वो दरख्त बनते हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ तो ध्यान है, उनकी सहूलतों को भी देखा जाता है, उनके मुतालबात भी, उनके नाज़ नखरे भी सवाले जाते हैं। नखरे और उन्हें मईशत का एक बैकबोन तस्लीम किया जाता है। लेकिन कभी भी क्यारी की तरफ, कभी पनीरी की तरफ, छोटे पौधों की तरफ ध्यान नहीं है। यही सबब है कि आज हम ये बात कर रहे हैं और बड़े दुख के साथ कि SMEs अब किस्सा पारीना बन गया। अगर SMEs का वजूद किसी शक्ल में मौजूद होता तो हम कह सकते थे कि आने वाला वक्त हमारी इंडस्ट्री के लिए भी सूदमंद साबित होगा। लेकिन ना तो मैं अब भी एक बात कहता हूं कि इनको सहारा देने के लिए बिला सूदी कर्जों का इजरा होना चाहिए। इनके लिए जोन्स क्यों नहीं आप मुख्तस करते? कॉटेज इंडस्ट्रीज होते थे पहले, उसमें तो कब्जे हो गए, सारे कब्जे हो गए और आप देखें उसका कहीं कोई वजूद नहीं है। उसमें तो तामीरात हो गई, अब क्या हो गया वजूद? थोड़ा बहुत अगर कोई स्मॉल बेस पे काम हो रहा है तो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ज्यादातर, या किराए पे दुकानें लेकर काम करते हैं।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके तरक्की का, उभरने का जो चांस है वो हुकूमती तवज्जो के बगैर मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। और ये आज अच्छा, मजे की बात यह है कि आईएमएफ भी जो है एसएमईस के हवाले से कोई मतलब ये कि कोई हिदायत इनको देता भी नहीं है हुकूमत को। देखिए, हमारी नजर अक्सर आईएमएफ या स्टेट बैंक के आदाद शुमार पर जाती है। नहीं, हकीकत में आपको बताऊं, हमारे ज्यादातर जो काम होते हैं वो आईएमएफ की हिदायत के मुताबिक होते हैं। हिदायत के मुताबिक होते हैं। देखिए, आईएमएफ ने जो एक पॉलिसी दे दी उसको कोई छेड़ नहीं सकता, इसलिए कि कर्ज की किस्त चाहिए और आईएमएफ के सूद की किस्त अदा करके उसको राजी किया जाता है, और वो किस्त भी हमारे बजट का 45% से ज्यादा हिस्सा है। तो मुझे बताइए, हमारे पनपने का तो कुछ चांस मुस्तकबिल नजर ही नहीं आता। हम लाख स्ट्रेटेजीज बनाएं, आप कहते हैं कि सिंगल डिजिट पे ये सूद आ जाए, सिफर भी कर दें, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा अगर लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चर पर पड़ेगा तो अगर 0% कर देते हैं, लेकिन आप एसएमईज पे कोई नहीं पड़ेगा। देखिए, मुझे पेट्रोल तो जब चाहिए ना जी, कि मेरी गाड़ी का इंजन ठीक हो। इंजन ही खराब हो तो मैं पेट्रोल क्यों खरीदूंगा, उसे पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, तो कर्ज क्यों लूंगा मैं? अगर आपके सारे मामला हल हो कारोबार भी तो चले। अगर कारोबार ब्लॉक है, मार्केटें कारोबार ब्लॉक है, तो इसका मतलब ये है कि अब लोगों में दिलचस्पी नहीं है खरीदारी की तरफ। यानी एक चीज पहले वो 1 साल के बाद तब्दील करते थे, अब वो 10 साल चलाते हैं उनसे। देखिए, सीजन की खरीदारी ये पैरामीटर है हमारी लोगों की, जो खरीदारी की जो ताकत है, वो तो खरीद है, उसका पैरामीटर सीजन की खरीदारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे ये ईद त्योहार आते हैं, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जैसे शादियों का सीजन है, आप जाके मार्केटों में देखें। अभी आपने फर्नीचर की बात की, अब देखें इस वक्त भी कितने लोग हैं जो, अब कुछ लोगों ने इसको प्रमोट किया है गैर मुल्की मयार के मुताबिक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बना रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये एक अच्छा साइन ये है, चलेंगे एक्सपोर्ट नहीं भी है, मुकामी क्वालिटी का, फर्नीचर की क्वालिटी का बेहतर होना, उसने जो इंपोर्ट को कम किया फर्नीचर की इंपोर्ट को, तो ये हमारा जो डेफिसिट में भी एक अच्छा साइन है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो मुकामी तौर पर मैन्युफैक्चरर्स हैं, हुकूमत इनको सहारा दे, ताकि ये जो डेफिसिट्स जिसका भी आपने तस्करा किया, ये जितना कम होगा हमें उतना ही संभलने का मौका देगा। देखें, आपके बदन में खून अगर मुसलसल कम हो रहा है, तो फिर आप वो अवामिल, वो प्रैक्टिस खत्म कर दें, छोड़ दें, जिसकी वजह से ये कैफियत है। बिल्कुल सही कहा। तो ये इस वक्त मैं देख रहा हूँ जिस तेजी के साथ ज़र मुबादला मुल्क से, यानी हम देख रहे हैं कि सरमाया की बात करें, सरमाया जिस तरह जा रहा है, आप समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है? ये बिल्कुल बेहतर नहीं है। ये ऐसी बात है जैसे किसी के वजूद से रिश्ता व खून हो। जी, अतीकुर रहमान साहब। जी जी सर। मुझे बताइए कि ये अभी अतीक मीर साहब कह रहे थे कि जिस तरह सरमाया हमारे मुल्क से जा रहा है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। आप क्या ये नहीं समझते कि कुछ अमन और अमान की वजूहात भी हैं? इसके अलावा कराची शहर जो कि तिजारती हब है पूरे पाकिस्तान का, यहाँ बत्ताखोरी, डकैती, तावान, ये भी वजूहात हैं जो कि ताजरों को डिसहार्ट करती हैं, और वो कहते हैं कि हम अपनी अहल खाना को या बच्चों की सेफ्टी के लिए जो है मुल्क से बाहर चले जाएं। ये एक वजूहात ये भी हो सकती है। देखिए, वजूहात ये भी हैं, और दूसरी साथ साथ जो हम पहले डिस्कस कर गए वो था हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग। मैं इसके बाद आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अगर हम मिस ना करें तो अच्छा है, वो है एसएमईज। 4 सेक्टर है एसएमईज के जो बहुत निगलेक्ट हुए पिछले दिनों, और वो उसकी वजह से क्या हुआ कि एसएमईज जो है ना बिल्कुल वैनिश हो गए, और उसको पनपने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। वो सेक्टर्स के नाम मैं आपको बता दूं पहले कि देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के जो एसएमईज हैं वो भी बहुत, उनको भी इफेक्ट आया। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के एसएमईज की तो हम बात कर ही रहे हैं, प्रोडक्शन पे ले लें या किसी तरह भी ले लें। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में जो एसएमईज थे वो भी प्रॉब्लम में आ गए, और होलसेल और रिटेल ट्रेड के जो एसएमईज थे वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आए, जैसे कि अभी अतीक मीर साहब बात कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां पे फाइनेंस की बात हो रही है तो इसमें एसएमईज हमेशा वीक रहते हैं फाइनेंस में, और अगर आप कोलेटरल मांगेंगे या गारंटीज मांगेंगे उनकी फाइनेंसिंग के लिए, या आप उनका कोई और चीजों पे अब उनको डॉक्यूमेंट्स पे उलझाएंगे, तो एसएमईज हमेशा इसी तरह रहेंगे। एसएमईज को इंप्रूव करने के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम करना पड़ेगा, कोलेटरल को खत्म करना पड़ेगा, गारंटीज को खत्म करना पड़ेगा, और एसएमईज को जो
इसकी क्रेडिट लाइन है, इसकी जो एसएमई की एक्सेस टू फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने एसएमईज को। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मुल्क में 82% हमारी तकरीबन कॉम्पोजिशन है हमारे ट्रेडर्स की, हमारे मैन्युफैक्चरर्स की और तमाम लोगों की मिलाकर जो एसएमईज है वो 82% है और इनका जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन 40% है। अतीक साहब ये सब जानते हैं, ये बात को लंबी कर रहे हैं हम फजूल में, मतलब ये है कि ये सारे आवाम जानती है, सब कुछ जानते हैं। ये आप टू दी पॉइंट पे बात पे आ जाए। मैंने आपसे पूछा था कि शहर में जो भत्ताखोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तावान हो रही है, बिल्कुल 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 इसी तरह है। ये सारे वामिल हैं, मेरे बहुत सारे टोटल बिजनेस को कोलैप्स कर रहे हैं और कराची का बिगड़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे साथ जो है मैं बता रहा हूं आपसे ना, बिजनेस को जो है ना डिलैपिडेट कर दिया है। अतीक साहब, मेरी ताजिरों से बात हुई, उनका कहना ये है, मेरी सनतकारों से बात हुई, ताजिरों से बात हुई, उनका कहना ये है कि मुल्क के हालात जैसे भी हों, कॉस्ट ऑफ डूइंग में सब कुछ है, लेकिन सबसे बढ़कर होती है जान। उनका कहना यह है कि हमें जान की फिक्र है, अगर जान रहेगी तो माल भी रहेगा। तो उनका कहना यह है कि चूंकि भत्ता ना देने पर उनकी दुकानों पर फायरिंग हो रही है, उनके कारखानों में फायरिंग हो रही है, अगवा तावान हो रहे हैं। उनका कहना है कि इससे बेहतर यह है कि हम जाके बाहर ही जाके अपने बच्चों की जिंदगी की हिफाजत जो है, अहल खाने की हिफाजत के लिए हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर ही सेटल हो जाएंगे। एक वजूहत सबसे बड़ी ये भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसी तरह और हम सब इसको फेस कर रहे हैं और ये इतनी तकलीफ सूरत हाल है। अगर इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया जाए, सिक्योरिटी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए और साथ में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, तो फिर ये सारी चीजें मजीद बेहतर हो सकती हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और खास करके 2026 में अगर इन चीजों पे इम्प्रूवमेंट कर लिया जाए तो आई एम श्योर इकोनॉमी की बेनिफिट्स पे जाती हैं ये सारी चीजें। बात यह है अतीक साहब, ये जितनी बातें आपने की ये भी एक आदाद शुमार का गोरख धंधा है, इसलिए कि अवाम जो खरीदार है या जो सारिफ है वो बस सिंपल सी बात समझता है कि इस चीज़ की कीमतें कम होंगी तो हम खरीदेंगे, इस चीज़ की कीमतें ज़्यादा होंगी। आज 3,000 रुपये किलो बकरे का गोश्त बिक रहा है, क्या फरोख्त बंद हो गई? कम खरीद रहे हैं, कम नहीं हुई। अभी भी मुझे पता है कि कम इसलिए हुई कि आपके यहाँ से गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है, जानवर नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ 1,500 रुपये किलो जो है आपके गाय का गोश्त बिक रहा है, क्या फरोख्त बंद हो गई? मैं अभी इनसे पहले बात कर रहा था कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, तो क्या 1 टन की एसी 1,25,000 पे क्यों पहुंच गया? इसे तो 50,000 पे आ जाना चाहिए था। तो बात वो नहीं है, बात सिंपल सा ये है कि हम बहुत ज्यादा गोरख धंधा करते हैं कि करंट डेफिसिट हो गया और ये हो गया। एक आम आवाम ये नहीं जानते कि करंट डेफिसिट क्या है, क्या होता है, नहीं होता। रही बात यह कि भत्ताखोरी और अमन अमान की आवाज़ 2026 में होना चाहिए, जैसे कि आपने उम्मीद जाहिर की, लेकिन बात पाई है भाई कि उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते कि ये तो बात मुझे याद है अच्छी तरह कि जब शेरशाह में फायरिंग हुई थी 14-15 अफराद शहीद हो गए थे, तो उस वक्त से लेकर टिल अब तक भत्ताखोरी और ये सारी चीजें जारी हैं। आप इस पर भी कुछ बात करें कि बात यह है कि क्या सिंध हुकूमत की इस वक्त की कारकर्दगी बेहतर है इस हवाले से, अमन अमान के हवाले से? देखिए, जहां तक सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसको तो बहुत आगे आकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम देखें अपने बड़े सूबे के साथ तो वहां पे पोजीशन ज्यादा अच्छी लोगों को नजर आती है बनिस्बत हमारे प्रोविंस के। तो बात सारी यही है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ ही देखना पड़ता है और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ देखना पड़ता है, अपने पुलिस की तरफ देखना पड़ता है, रेंजर्स की तरफ देखना पड़ता है। और ये चीज की हम उम्मीद करते हैं हमेशा उनसे कि वो हमारे प्रोटेक्शन में काफी आगे आकर काम करेंगे। और ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी कैलेमिटीज हैं, हमारे हिंड्रेंसेस हैं एक सर्वाइवल के, वो उसको दूर करने के लिए बिल्कुल हमारा साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि इससे सर्वाइवल में हमें मदद मिले और हम सिक्योरिटी के साथ और बिल्कुल जिसे कहते हैं आसूदगी के साथ अपना वक्त और अपनी जिंदगी को गुजार सके अपने बीवी बच्चों के साथ। तो मतलब ये है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका प्लेटफॉर्म भी है, तो बात ये है कि ये सारी चीजें तो होनी चाहिए ना, अमन अमान भी। जी बहुत तेजी से काम हो रहा है, आप साथ रहिएगा, हमारे नुमाइंदे भी आए हुए थे और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की और आपने भी उनके साथ बड़ी अच्छी बातें की। तो इस सब पे तो काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और जिस हद तक लिमिटेशन है हमारी, कोशिश करते हैं, रात दिन कोशिश कर रहे हैं इस पे। मेरा अपना मेरे साथ लाइन पे रहिए, मेरे साथ मौजूद रहिएगा, मेरे साथ मौजूद रहिएगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रेहान हनीफ साहब भी जो हैं वो कराची चैम्बर के, वो भी हमारे साथ मिल जाएं तो हम उनसे भी कुछ बात करें। आप मौजूद रहिएगा। जी अतीक साहब, बात ये है कि ये जो गोरख धंधा होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट और कॉस्ट ऑफ डूइंग, और ये एक आम आवाम नहीं जानती, ये सारी चीज़ें एक आम आवाम नहीं जानती। बात ये है कि देखिए, सिंपल सी बात ये है कि हम कुछ, अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करें कि हम कुछ नाशुक्रे भी हैं, अल्लाह का शुक्र भी कम करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह
इन सब के बावजूद कोई भूखा नहीं मर रहा है, ना कोई भूखा सो रहा है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे जनाब अली के आप जो सैलानी वेलफेयर में फ्री का खाना मिल रहा है या ईदी में मिल रहा है या दूसरी जगह मिल रहा है, वो एक अलग कहानी। लेकिन बात वही है ना कि क्या वजह है कि क्या हमारा ताजिर भी ज्यादा मुनाफे के चक्कर में चीजों को महंगा कर देता है? देखिए, आपकी बात जो है ना, ये जवाब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जी 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 बिल्कुल। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत ऐसा क्या करे कि ये मामला समझ जाए जो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ दिगरगू हो रहे हैं। दूसरी हम देख रहे हैं कि इसमें अवाम का क्या किरदार हो, ताजिरों की भी और अवाम की भी। रेहान हनीफ को देखें, इस्लाह तलब बातें हो सकती हैं, हाँ। जो कि नहीं है। हाँ। लेकिन ये चूंकि एक मायूसी का आलम है, ताजिर जिस तरह आप शुक्र नाशुक्री बात करते हैं, जब मार्केटों में रौनक होती है तो ताजिर मुतमईन हो जाते हैं। नहीं हो तो जाते हैं, लेकिन जब सन्नाटे होते हैं, लेकिन हमने देखा कि प्रॉफिट रेट ज्यादा होता है। देखिए, वो अपना अपना एक कारोबार है, अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना एक अंदाज है कारोबार का। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि जिस तेजी के साथ लोगों के अखराजात बढ़ रहे हैं, उस तेजी के साथ आमदनी नहीं बढ़ रही है। कोविड के बाद देखें, बेशतर ममालिक ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, मजीद बेहतर किया, जबकि हालात सारी एक मामूली सी मिसाल दे दूं मैं आपको, एक मामूली सी मिसाल दे दूं। चीनी के रेट, चीनी के रेट का यह हाल था कि चीनी के रेट अगर होलसेल में, अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपए, रिटेल में 150 बिक रहा है। ये ज्यादती नहीं है आवाम के साथ? देखिए, कहां ज्यादती की मैं बात आपसे करेंगे? बात नहीं कर रहा, आवाम की कुव्वत खरीद की बात हो रही है। मेरा कहने का मतलब, मेरा तो सिंपल सा जवाब है, आप इसको घुमाएं ना, बिल्कुल सिंपल सा जवाब दें। मैं क्या सिंपल सी हमारे ताजिर क्या मुनाफाखोरी में मुलविस नहीं है? देखिए, वो आप उन्हें कोई भी नाम दे दे, मैं तो उनको ताजिर नहीं समझता जो एक नबी का पेशा अख्तियार किए हुए हैं। हाँ। फिर बेईमानी करे। ये मेरा जवाब है। एक मिनट, मिलावट कौन करता है? कम कौन तोलता है? स्मगलिंग कौन करता है? अंडर इनवॉइसिंग कौन करता है? ताजिर आवाम करता है, आवाम करती है। वो ताजिरी कहलाते हैं। अच्छा, ताजिरी का वो आपके चैम्बर, जो ऐसा नहीं करते, वो आपके चैम्बर में भी बैठे हैं, फेडरेशन में भी बैठे हैं, आम एसोसिएशन में भी बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि वो ताजिर है, ठीक है ताजिर है। आपने ऐसे लोगों को ब्लॉक करने के लिए आपके एसोसिएशन ने या जितनी भी एसोसिएशन है एसएमईज की, क्या किया? क्या करें, सजा देने का अख्तियार हमें हासिल है। हम यही कर सकते हैं कि उनकी हिमायत नहीं करते। हर प्रोग्राम में आप सवाल करते हो, इस तरह के जवाबात हम यही देते हैं कि उनके खिलाफ कानून मौजूद है, सजा क्यों नहीं देते? जब कस्टम वाले छापे मारते हैं या एफबीआर छापे मारती है तो आप एहतजाज करते हो, वो एहतजाज कौन करता है? आप लोग फिर उसके फेवर करते हैं, मीडिया आती है, मीडिया में आप लोग बयान देते हो। बात ये होती है कि सारी चीजें तो आप लोग भी करते हो ना। कम से कम जिससे आप बात कर रहे हैं उसका कोई बयान आपने नहीं सुना होगा। नहीं सर, छोड़े, आपको मैं एसएमईज का लीडर तस्लीम करते हुए तमाम एसएमईज की तर्जुमा नहीं करें आप। मैं उन लोगों को अपना ताजिरी तस्लीम नहीं करता जो चोरी पे ईमान रखते हैं, ज्यादती धोखे पे ईमान रखते हैं। अच्छा चलो ठीक है। मेरे साथ रेहान हनीफ साहब जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, अतीक साहब हैं या चले गए? चलो ठीक हो, ओके। तो मेरा ख्याल है कि अतीकुर रहमान साहब जो हैं वो उनको जो बात की उनका भी बहुत शुक्रिया कि अतीकुर रहमान साहब, तो उन्होंने सारी चीजें की। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जनाब रेहान हनीफ साहब। रेहान हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू कि आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। ये आज मेरे साथ अतीक भी साहब भी बैठे हुए हैं और ताजिर इत्तेहाद के, इसके अलावा लाइन पे कुछ देर पहले अतीकुर रहमान साहब भी थे। अब आपसे मैं सिर्फ पूछना चाहूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो 2025 में कैसे रही? देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2022 से, 23 से, 24 से, तो मैं कहूँगा बेहतर रही है। 2022-23 के मुकाबले में आज मुल्क एक बेहतर पोजीशन में है। अलबत्ता हम इसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते, कि हम ये नहीं कह सकते कि जी बहुत अच्छी हो गई है अब हम आराम से बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा, पहले से बेहतर हो गई। स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आएगी जनाब आज का, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी आपका बेहतर हुआ है, और प्लस ये एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, और बहुत सारी चीजें हुई। जी, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था हमारा $20 अरब था 2022 में जी, अब हम सरप्लस में या तकरीबन बराबर हो गए। जी जी जी। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास 1 महीने के भी नहीं रह गए थे जी, 1 महीने की इंपोर्ट के बराबर जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व भी कंफर्टेबल हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी करेंसी, 1.5 साल से आपकी करेंसी एक मुस्तहकम है। तो ये सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं।
लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक चीज में जिसमें हमें नाकामी हो रही है वो है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, हत्ता कि अब हमारी जो रेमिटेंस है, वर्कर रेमिटेंस, वो एक्सपोर्ट्स से भी तजावज कर गई है। जी बिल्कुल। वो भी एक अच्छी चीज है, लेकिन बहरहाल एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम क्यों है। नहीं बढ़ रही? हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ा, वो देखिए, वो कई दफा आपसे भी बात हो चुकी है और जगह भी हम करते हैं, उसकी वजूहत है एक्सपोर्ट्स ना बढ़ने की, क्योंकि हम रीजन में अब कॉम्पिटिटिव नहीं रहे ना। मेरी चीज, मेरे पास 100 रुपए की चीज है और बराबर में अगर बराबर वाले की कॉस्ट 90 रुपए है, तो मैं कैसे? अच्छा, इसका मतलब ये हुकूमत की पॉलिसीज की नाकिस है ना, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। यही मैं कह रहा हूँ कि उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे बिजली की प्राइस है हमारी 11-12 सेंट पे है, रीजन में 9 सेंट है। इंटरेस्ट रेट हमारा 11 या अब 10.5 हुआ है, 10.5% हुआ है। रीजन में 6-7% है। गैस की प्राइस पे जो सब्सिडी दी जा रही है फर्टिलाइजर को, उसकी लेवी हम पे लगा के उस पे पैसे हमसे लिए जा रहे हैं। फेयर प्राइस नहीं है गैस की भी। तो ये 3-4 चीजें हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रेहान साहब, आप चूंकि प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मैं तो टाइम की कमी है इस वजह से मैं आपसे जल्दी पूछ रहा हूँ। पीआईए फरोख्त हो गया 135 अरब रुपए में, ये बात खुशाइन नहीं है कि इसे पाकिस्तानी अपनी सरमायाकारों ने जो है इसे खरीदा, जबकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बाहर से लोग आके चीजें खरीदें। जी तो साल की सबसे अच्छी खबर मेरे हिसाब से तो यही है। हाँ। कि पीआईए फरोख्त हो गई हमारी, इससे जान छूटी। जो खसारा 103 अरब रुपए खसारा था 2023 में। जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के एक रेप्यूटेबल अच्छी साख के हामिल बिजनेसमैन ने ये ली है। तो ये मैं समझता हूँ ये साल की सबसे अच्छी खबर यही है कि पीआईए बिक गया, और हमारे, क्योंकि हमारा ये एक पहचान थी, तो ये हमारे पास ही रही है, हमारे ही बिजनेसमैन ने ली है, पाकिस्तानी के पास है। तो बाकी इदारे कब बिक रहे हैं, कुछ खबर है आपके पास? नहीं, मुझे खबर तो नहीं, लेकिन इस पे काम हो रहा है। लेकिन सुना स्टील मिल नहीं बेच रहे। स्टील मिल को तो रूस ने पेशकश की है कि जनाब दोबारा इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। जी बिल्कुल। ये पीआईए को आप देखिएगा, आप इस पे 1-1.5 साल में आपको बहुत बेहतरी नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रेहान हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। ये रेहान हनीफ साहब, चूंकि वक्त की कमी, हम मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं आ जाता हूँ अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब, बिल्कुल एंडिंग में हम जा रहे हैं, टोटली बता दीजिए कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और अमन अमान, तावान, इसकी वजह से भी आप लोगों के कारोबार पर फर्क पड़ा? फर्क बिल्कुल पड़ता है। ये तो ऐसा जो मरे पे 100 दुर्रे वाली बात है। एक शख्स को बुखार भी हो, उसके बाद उसको हार्ट अटैक भी हो जाए जी, फिर उसके गुर्दे भी फेल हो जाए। तो इस तरह कारोबार के ऊपर सिर्फ यही अवामिल नहीं है, और एलिमेंट्स भी हैं जो, जिस तरह मैंने कहा कि महंगाई है, क़ुव्वत खरीद की कमी है, या दीगर मार्केटों के मसाइल हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं। इस वक्त देखें, तिजारत पेशा अफराद के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। इस पर एक डायलॉग होना चाहिए, हुकूमत से दूर कर सकती है। और ये हकीकत है, देखिए, अगर आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है, आप माली मसाइल से दो चार आप घर का सामान फ्लो करने पे मजबूर है, और उस दौरान आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है, तो आपको सामान बेचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तो फिर ये इदारे बिक रहे हैं, तो कहाँ खुशहाली है, कहाँ बेहतरी है? मैशत के बारे में जो इतने आदाद और शुमार आपने भी पेश किए, हनीफ साहब ने भी बताया, तो मुझे बताइए, खुशहाली में खरीदता है इंसान, बेचता नहीं है। तो इसलिए हम इस वक्त झूठे, जाली, पुरफरेब आदाद और शुमार के जंगल में फंसे हैं, के चुंगल में फंसे हैं। चलिए, वो तो है, हकाइक बड़े तल्ख हैं और बड़े उसके बरक्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये बात मैंने स्टेट बैंक में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे भी मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से आज से जो लास्ट टाइम कहा था, मैंने कहा कि भाई आप कहते हैं महंगाई कम हो गई, आप मुझे मेरे साथ मार्केट में चला, मुझे बताया क्या चीज़ क्या कम हो गई, ये कौन देता है ये सारी चीज़ें? बहरहाल मुझे सल्ती से बता दीजिएगा, आपने लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने आपको फ़ोन कॉल पर लिया था, तो आपने कहा था कि लोगों ने कहा था कि जनाब अली की, जैसे हसन बख्शी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि छोटा ताजिर, बड़ा ताजिर, दरमियान टिल जो है वो कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000, 50,000 जो टिल जो है वो भत्ता दे रहा है। तो ये भत्ते की कहानी कैसे ख़त्म होगी, या हो ही नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। और इसका अभी एक, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अच्छी खबर ये दे सकता हूँ कि जो पहली स्ट्रेटेजी थी पिछले वक्त में, वो दोबारा से इख्तियार कर ली गई है गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, ठीक है, रेंजर्स पुलिस की जानिब से, ठीक है, जो मुश्तरका हिकमत अमली है, ठीक है। मैं आपके इस प्रोग्राम में ताजिरों से ये पैगाम ऐलान करना चाहिए, खुशखबरी जिसको भी कॉल आती है, हाँ, कम से कम वो इदारे को मुतला करे, मिले, और जो भी स्ट्रेटेजी, रेंजर्स से मिले, मतलब कोई नंबर होगा, किससे मिले? मतलब ये कि थाने में जिसका 1101 नंबर है ना, 15 पुलिस का है,
उन्हें कॉल करें और उसके बाद वो आपको बुलाएंगे। देखिए इसमें राजदारी चाहिए, मैं यहाँ बात खोल के नहीं कर सकता। नहीं, आप उसको कवर करके हाँ, बात करें। तो अब उस हिकमत अमली के तहत भत्ते की खात्मे पे काम हो रहा है। और अभी हुकूमत सिंध ने जो बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक बाहर बैठे हुए जो भत्ता कॉलर्स हैं उन पर घेरा डालने की बात की है। इस पर अगर वफाक संजीदा हो जाए तो इंशाल्लाह इसका कला कमा हो जाएगा। मुझे ताजरों ने बताया आपके, हाँ मैं भी अंदर की बात बता दूं, उनका कहना यह है कि मौजूद के साथ उनका कहना है कि ये कभी ख़त्म होगा नहीं। और हुकूमत सिंध की आप बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं ख़ासतौर पे, तो इनमें इतनी काली भीड़ें हैं, इतनी काली भीड़ें हैं कि अगर कोई जाके शिकायत दर्ज कराता है थाने में तो उसकी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है, इसलिए कि मुखबरी हो जाती है। काफ़ी हद तक आपकी बात दुरुस्त है जी। और मैं तो अक्सर ये बात बबांगे दूर कहता हूँ जी। लेकिन बहरहाल अब हम कहाँ जाएं? इदारे में तो यही बात वही है, जाना भी यहीं पर है। मैं बस इसी पॉइंट पे मैं ख़त्म करूंगा आज के प्रोग्राम में इसी पॉइंट पे ख़त्म करेंगे कि हम जाएं कहाँ। बात ये थी जिनके पास यही बात होती है कि लोग कह रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, भाई जिनके पास वसाइल हैं वो जा रहे हैं, और जिनके पास वसाइल नहीं है तो वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। तो इन तमाम जुल्म और सितम, मुसीबतों, मसाइब के बावजूद वो इसी मुल्क पे रहते हैं, तारीफ भी करते हैं, खुशामदी भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, और इसी माहौल के अंदर अपनी ज़िंदगी को हम गुजार रहे हैं। तो बात ये है कि ये हुकूमत वक्त का काम है कि जब ताजिरों ने एहतजाज किया तो आपने भत्तोखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जब ताजिर शोर नहीं कर रहे थे तो आपके पास उस वक्त भी माज़रत चाहता हूँ, तो आपके पास उस वक्त भी इत्तलात थी कि शहर में भत्ताखोरी हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। तो जब तक शोर नहीं हुआ उस वक्त तक हुकूमत सिंध ने कार्रवाई भी नहीं की। तो यही बात है, इसी वजह से जो लोग वसाइल है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और जिनके पास नहीं हो वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मिन असल कौम हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही रहेंगे, और पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। और जाते जाते मैं दोबारा यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पहले भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, और पाकिस्तान आइंदा भी जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल दोबारा आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी, उस वक्त अल्लाह हाफिज़।